वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हम जो अपना क्लास कर रहे थे, कल की क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम फिर से रोटेशन और मोशन का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं। पार्ट नंबर 6 बोले तो मैंने पहले भी कहा था कि घूर्णन गति एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम घूर्णन गति का पार्ट नंबर 6 करेंगे। और मैं बात करूं रफ्तार सीरीज की, तो रफ्तार सीरीज का टोटल लेक्चर है हमारा, वो टोटल लेक्चर है 49, यानी कि 49वें लेक्चर में हम घूर्णन गति का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर हम घूर्णन गति के 6 से पहले हम 5 लेक्चर कर चुके हैं, और मैं बात करूं तो 5 लेक्चरों में लगभग 80% घूर्णन गति का हम पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा घूर्णन गति का, और उस लेक्चर में हम घूर्णन गति को फिनिश करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स, पीडीएफ या फिर अन्य इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है काव्या इंस्टीट्यूट। उस टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए, उस पर सर्च का आइकन दिखेगा, वहां पर सर्च करिए काव्या इंस्टीट्यूट, सबसे पहले दिख जाएगा। उस पर क्लिक करो और ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो जाओ, जिससे क्लास के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना मिलती है टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी करे हुए आज हम रोटेशनल मोशन का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। रोटेशनल मोशन बोलूं तो RM, और RM का हम पार्ट करने जा रहे हैं आज 6, पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर हम 6 में सबसे पहले पढ़ेंगे बल आघूर्ण। क्या पढ़ेंगे? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को मैं इंग्लिश में टॉर्क कहता हूं। क्या? टॉर्क। यानी कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। क्या? टॉर्क। अब मेन क्वेश्चन ये है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि बल आघूर्ण होता क्या है, टॉर्क होता क्या है। तो जब मैंने आपको रोटेशनल मोशन स्टार्ट कराया था तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं काइनेमेटिक्स बोले तो गतिकी का पूरा क्या कराऊंगा, कॉपी पेस्ट कराऊंगा, पूरा कॉपी पेस्ट कराऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट कराऊंगा, पूरा काइनेमेटिक्स से यहां पर रिलेट करके पढ़ाऊंगा कि वहां क्या होता है और यहां क्या होता है। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको फोर्स पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक बल पढ़ाया था। जो काम रेखीय गति में बल करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन करता है? टॉर्क, बल आघूर्ण करता है। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनना, जो काम रेखीय गति में बल करता है वही काम मेरा रोटेशनल मोशन में कौन करता है? बल आघूर्ण, टॉर्क करता है। कौन करता है? टॉर्क करता है। क्लियर। अब टॉर्क को समझने से पहले मुझे एक बात बताओ, कोई वस्तु है रेस्ट में है, कोई भी वस्तु है रेस्ट में है, अगर मैं उसे मोशन में लाऊंगा, ये बात मैंने आपको LNM में पढ़ाई थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर मैं उस वस्तु को मोशन में लाना चाहता हूं तो मुझे उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। बिना बल के मैं उस वस्तु को फोर्स मोशन में नहीं ला सकता। यानी कि इससे ये बात क्लियर है कि अगर मेरी वस्तु रेस्ट में है तो मैं उसे मोशन में लाना चाहता हूं, अगर मैं उसे मोशन में लाऊंगा तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ये फोर्स कहां लगता है? कहां लगता है? लीनियर मोशन में। किसी वस्तु पर डायरेक्ट फोर्स कहां लगता है? लीनियर मोशन में। लेकिन फोर्स घूर्णन गति में भी लगता है, लेकिन घूर्णन गति में घूर्णन के अनुसार, घुमाव के अनुसार जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। देख कैसे, समझ कैसे। मान इस पे मैं फोर्स लगाना है, इस पे अगर ये वस्तु रेस्ट में है, ये वस्तु रेस्ट में है, अगर इस रेस्ट से मोशन में लाऊंगा तो डायरेक्ट फोर्स लगा दूंगा, ये वस्तु मोशन में आ जाएगी। ठीक है।
लेकिन अगर इसी वस्तु पे मुझे टॉर्क लगाना है, तो कैसे लगाऊंगा? ये वस्तु इसका क्या है, यहां पर है, इस पे मैं टॉर्क लगाना चाहता हूं, कैसे घुमाऊंगा? ऐसे घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा? ऐसे घुमाऊंगा। कैसे? घुमावदार घुमाऊंगा। देख, ऐसे घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा? ऐसे घुमाऊंगा, घुमावदार घुमाऊंगा, जिससे क्या लगेगा? इस पे एक टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा, यानी कि बल आघूर्ण लगेगा। कौन लगेगा? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का सिर्फ इतना सा ही मतलब है, इतना ही मतलब है। बल बोलो तो फोर्स, आघूर्ण बोलो, आघूर्ण का मतलब होता है आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब जो होता है घुमाव, किसी को घुमाना, यानी कि घुमाने के कारण जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल समझ, एक और एग्जाम्पल समझ। जब हम गांव में हैंडपंप चलाते हैं, नल चलाते हैं, क्या चलाते हैं? नल चलाते हैं। तो मान ले नल ये है, हैंडपंप यहाँ पे होता है, उसका हत्था यहाँ पर होता है, यानी कि हत्थे की जो डिस्टेंस होती है वो हैंडपंप से काफी दूर होती है। हम किसी भी व्यक्ति से शर्त लगाते हैं कि हम एक हाथ से हैंडपंप से चला रहे हैं और पानी निकालें, लेकिन वहीं पर दूसरा व्यक्ति भी कहता है कि हम भी एक हाथ से चला के हैंडपंप से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं पर फिजिक्स वाला जो टीचर कहता है, क्या इस हाथ को यहां से अगर थोड़ा ऊपर की ओर ले जाएं, वहां से हम एक हाथ से पानी चलाएं तो क्या चलता है? नहीं चला पाते, क्योंकि वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। जब फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तब वहां पर पानी निकलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो टॉर्क है वो आर पे डिपेंड करता है। किस पे? आर पे बोलूं तो डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही हमें टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, और जितनी डिस्टेंस हमारी क्या होगी? कम होगी, उतना ही हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि इससे ये क्लियर है कि हमारा जो टॉर्क है वो डिस्टेंस पे रिलेट करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। जितनी डिस्टेंस कम होगी फोर्स यानी कि टॉर्क उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना हमें टॉर्क कम लगाना पड़ेगा। देख कैसे, हमारी एक खिड़की है, क्या है? खिड़की है। हमें खिड़की पे क्या करना है? टॉर्क उत्पन्न करना है। इस पे क्या मान लीजिए कब्जे लगे हैं, क्या है? कब्जे लगे हैं। ये हमारी क्या है? विंडो बोलो तो खिड़की, क्या है? खिड़की है। ये जब खिड़की है, अगर मैं इस खिड़की को खोलूंगा, क्या यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा यहाँ पर फोर्स। पहले ये बता, खिड़की में कुंडी कहाँ लगती है? यहाँ पे लगती है। कुंडी यहाँ पे लगती है, तो यहाँ से मैं जब कुंडी को खोलता हूं तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी कुंडी को मैं क्या यहाँ पे लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इसकी कम है। जब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर मुझे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब जब यह फोर्स है किसी थीटा एंगल पे झुका है, मैं इसके कंपोनेंट बनाना चाहता हूं। ये जो फोर्स है इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, यानी कि बोलूं कंपोनेंट में से घटक बनाना चाहता हूं। तो घटक कैसे बनाऊंगा? मान ये थीटा एंगल पे झुका है। जब ये थीटा एंगल पे झुका है तो जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ जो कंपोनेंट बनता है यू कॉस थीटा, और जिसके यानी कि ये वर्टिकल, ये कैसा है? हॉरिजेंटल, और ऊपर वर्टिकल। हॉरिजेंटल के साथ कॉस और वर्टिकल के साथ क्या आता है? साइन। तो यू साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर यू लूंगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या है? फोर्स। तो मैं यहाँ पर फोर्स को लूंगा। क्या लूंगा? फोर्स को लूंगा। क्लियर? अब ये तो थी इसकी बेसिक बात, लेकिन मेन मुद्दा इसके फॉर्मूले पे करता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क में समझ, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, क्योंकि बल आघूर्ण का ये मतलब होता है बल का आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। बल के आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि बल के आघूर्ण को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? इतना क्लियर? जब मुझे एक बात बताओ,
जब इसका हमें फॉर्मूला पता है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब जब क्रॉस को हटाते हैं तब तब हम साइन को लगाते हैं, और जब जब डॉट को हटाते हैं तब हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्रॉस है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। और जब मैं साइन लगाऊंगा तो क्या मैं वेक्टर लगाऊंगा, नहीं, क्योंकि साइन मेरी एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो मेरा जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, यानी कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला निकला वो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा निकला। क्लियर। अब देख, सबसे पहला नोट पॉइंट मेरा ये है कि मुझे इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, मुझे इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। कमेंट बॉक्स में भर देना आंसर इसका यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। मैंने आपको अब तक 50 लेक्चर होने के लिए जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन सब निकालना सीख गए होंगे कि कैसे यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका यूनिट एंड डायमेंशन। मैं क्लास के लास्ट में सबकी कमेंट को पढ़ूंगा। और ध्यान रखना, एक टीचर का मोटिवेशन सिर्फ कमेंट होता है। क्या कमेंट? आप जितनी बेहतर से बेहतर कमेंट करेंगे टीचर आपके साथ उतना ही बेहतर कंटेंट लेके आएगा। दिल से कह रहा हूं, क्योंकि एक टीचर का कमेंट से ही मतलब होता है। आज भी फ्री पढ़ा रहा हूं और हमेशा फ्री पढ़ाऊंगा। ये मैंने अपने चैनल से जब अपने यूट्यूब चैनल से जब चैलेंज कर दिया है, आज भी इस स्थिति में पढ़ा रहा हूं, उसी स्थिति में आगे भी आपको फ्री पढ़ाता रहूंगा, लेकिन सिर्फ एक बेहतर कंटेंट। क्या? सिर्फ एक बेहतर कंटेंट। तो दिल से इसका यूनिट एंड डायमेंशन कमेंट बॉक्स में आंसर भर दो, यूनिट एंड डायमेंशन। और जैसे आप लोगों को ना लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब के लिए भी बोलना पड़ता है। अगर चैनल पे दिल से मेहनत हो रही है ना तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसका यूनिट एंड डायमेंशन देखो। आर क्या है, हमारे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस का मीटर, और एफ क्या है, फोर्स का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। क्या साइन थीटा का कोई यूनिट होगा? नहीं, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा हमारे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। और यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई डायमेंशन और कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार मैंने बताया था कि शुद्ध संख्या अपवर्तनांक, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। लॉग का भी कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है, और बोलो तो पाई का भी कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। तो देख, इसका जो मेरा यूनिट निकला न्यूटन इंटू मीटर या मीटर इंटू न्यूटन। क्लियर। अगर मैं यहां से इसका सीजीएस मात्रक की बात करूं, अगर मैं यहां से इसके सीजीएस मात्रक की बात करूं, सीजीएस बोलो तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, इसको कहते हैं सीजीएस सिस्टम। अगर मैं सीजीएस में इसका मात्रा निकालना चाहता हूं, ये क्या है, मीटर, और मीटर का सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर, और न्यूटन का सीजीएस क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन। तो ये इसका क्या निकला, सीजीएस यूनिट निकला, सीजीएस यूनिट निकला। अब देख इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन ये क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और लेंथ का पहला कैपिटल अक्षर होता है एल। क्या होता है, L1। अब मुझे शुरू से लेके अब तक आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? तो यहां पर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t की पावर -2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने पर लिखेंगे m1 L 1 और 1 2, L की पावर 2 और t की पावर -2। क्या, m1 L2 t की पावर -2। अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो, प्लस के 12 माइनस के 2, प्लस के 12 माइनस के 2, ये होती है इसकी ट्रिक याद करने की। लेकिन इस जो मैंने डायमेंशन निकाली है, ये डायमेंशन मुझे कहीं पड़ी हुई लग रही है। यही डायमेंशन मैंने एनर्जी की पढ़ी थी, बात करूं तो ऊर्जा की पढ़ी थी। ऑल टाइप की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है। और यही मैंने ऊर्जा की डायमेंशन पढ़ी, और यही मैंने वर्क की पढ़ी, बोलो तो कार्य की पढ़ी। जी हाँ, बिल्कुल कार्य की पढ़ी। लेकिन
अगर मैंने ये यूनिट कार्य और एनर्जी की पढ़ी है तो क्या इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा? एनर्जी और वर्क के बराबर होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा। यानी कि बल आघूर्ण बोलो टॉर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क एंड एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क का भी डायमेंशन फॉर्मूला m1L2 T⁻⁻2 होता है और एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला m1L2 T⁻⁻2 होता है। तो इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो इसका यूनिट पता चल गया, डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया और सीजीएस यूनिट पता चल गई। अगर मैं यहीं पर इसकी बात करूं डायरेक्शन की, यानी कि इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर ये राशि कैसी है, डायरेक्शन पता होने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि जो टॉर्क है वो राशि कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। मैंने यहाँ पर वेक्टर लगाया था, इससे ये तो पता चल गया ये राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन सदिश राशि में भी ये कैसी राशि है? अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि है? अक्षीय सदिश राशि। यानी कि ये राशि सदिश तो है लेकिन सदिश में भी अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि है? अक्षीय सदिश राशि है। तो इससे 1 मिनट रुकना, अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि है? अक्षीय सदिश राशि है। अब देख जब ये अक्षीय सदिश राशि है यानी कि सदिश राशि है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती होगी। यानी कि सदिश राशि की डेफिनेशन भी ये कहती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसके साथ ही साथ सदिश योग के नियम का पालन करती है, उसको हम सदिश राशि बोलते हैं। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो जो बल आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन आर और एफ के लंबवत होती है। आर वेक्टर और एफ वेक्टर के लंबवत इसकी डायरेक्शन होती है। कैसे? लंबवत। मान एक्स अक्ष, मान ले एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और यहीं पर मैं इसका मान रहा हूं टॉर्क एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये मैंने मान लिया इसका जेड अक्ष, इसके परपेंडिकुलर। बोलो तो जो मेरा जेड अक्ष है वो एक्स और वाई के दोनों के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो यही है मेरा टॉर्क, यही है मेरा बल और यही है मेरे बल आघूर्ण की डायरेक्शन, यही है मेरे बल आघूर्ण की डायरेक्शन। कहने का मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो मेरा जो जेड अक्ष होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। लंबवत यानी कि आर और एफ के लंबवत जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है? बल आघूर्ण की होती है। किसकी? बल आघूर्ण की। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इतने को इरेज करके कुछ आगे पॉइंट बताना चाहता हूं। इसके कुछ आगे पॉइंट क्या है देख। इतना क्लियर? समझ में आया? नोट डाउन। अब देखो मैं आगे पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि इसके जो आगे पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। देख आगे पॉइंट क्या है। मैंने अभी टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा, कि टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो अगर मैं क्रॉस को हटाऊं तो मैं क्या लगाऊंगा? साइन को लगाऊंगा, यानी कि आर एफ साइन थीटा। जब मैं साइन को लगाऊंगा तो क्या वेक्टर को लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा। तो मेरा जो फाइनली जो फॉर्मूला निकला था वो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा निकला था। क्या निकला था? आर एफ साइन थीटा। क्लियर? अगर मैं यहां से कंडीशन नंबर फर्स्ट बोलूं तो केस नंबर फर्स्ट बनाना चाहता हूं। केस नंबर फर्स्ट मेरा क्या है? केस नंबर फर्स्ट मेरा क्या है? ध्यान रखना इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा पेपर में, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टॉर्क कहां पर मैक्सिमम होता है और टॉर्क कहां पर मिनिमम होता है, और बोले तो टॉर्क शून्य कहां पर होता है, किस कंडीशन में होता है। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर मैं थीटा बराबर 0 मान लूं, अगर मैं थीटा बराबर 0 मान लूं, 0 की बात करूं तो मैं समांतर की कंडीशन ले लूं। कैसी? समांतर की कंडीशन ले लूं। अगर मेरी समांतर की कंडीशन है तो समांतर की कंडीशन ये कहती है कि थीटा बराबर 0 होगा,
थीटा बराबर 0 होगा, तो क्या मैं टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा की जगह 0 रख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने 0 रख दिया। और चूंकि मुझे पता है साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ बराबर आर एफ साइन 0 की मैं वैल्यू रख दूंगा मल्टीप्लाई 0, और किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई, आंसर 0, आंसर 0। यानी कि हमें क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि अगर कंडीशन समांतर की दी हुई है, बोलो तो थीटा बराबर 0 की दी है, तो वहां पर मेरा बल टॉर्क होगा वो कितना होगा? टॉर्क होगा मेरा 0। कितना होगा? 0। कंडीशन ये पूछ सकता है कि बल आघूर्ण निम्न में से किस कंडीशन में शून्य होता है? समांतर की कंडीशन में शून्य होता है, थीटा बराबर 0 की कंडीशन में शून्य होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, केस नंबर सेकंड की बात करूं, तो जो मेरा केस नंबर सेकंड है वो मैं मान लू थीटा बराबर 90 पर, थीटा बराबर 90 पर बोलू तो परपेंडिकुलर की कंडीशन, यानी कि लंबवत की कंडीशन में क्या होगा? लंबवत की कंडीशन में क्या होगा? देख, टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, थीटा की जगह 90 रख सकता हूं, थीटा बराबर 90। चूंकि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, कितनी होती है? 1, तो टाउ बराबर आर एफ मल्टीप्लाई 1, तो टाउ बराबर आर एफ, बोलो तो जो मेरा आर एफ यानी कि टाउ निकला वो पॉजिटिव का निकला, पॉजिटिव निकला, कह सकता हूं मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। कितना होगा? अधिकतम। क्वेश्चन ये पूछेगा कि टॉर्क जो मेरा होता है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होता है? तो मैक्सिमम होता है थीटा बराबर 90, बोलो तो लंबवत की कंडीशन में मैक्सिमम होता है, क्योंकि थीटा 90 होगा तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा होता है, थीटा की जगह मैं 90 रखूंगा तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर निकलेगा आर एफ, बोलो तो पॉजिटिव का निकलेगा, और जब पॉजिटिव का होगा तो मैं कह सकता हूं कि मेरा टाउ क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर। अगर मैं यहीं पर केस नंबर 3 की बात करूं, केस नंबर 3 की बात करूं, तो केस नंबर मेरा 3 ये कहता है, केस नंबर मेरा 3 ये कहता है कि मैं थीटा बराबर 180 मान लूं, थीटा बराबर 180 मान लूं, बात करूं तो विपरीत मान लूं। क्या? विपरीत की कंडीशन दी है। जब कंडीशन विपरीत की दी है तो टाउ बराबर होता है आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, और टाउ बराबर आर एफ साइन 180, साइन 180, तो टाउ बराबर आर एफ साइन 180 का मान क्या होगा? साइन 90 प्लस 90 कर सकते हैं, और साइन 90 की निष्पत्ति में बदल जाता है, साइन का हो जाएगा कोस 90, और 90 प्लस में जोड़ रहे हैं, सेकंड वाले में आ गए, सेकंड वाले में आ गए, सेकंड वाले में सेकंड चतुर्थांश में आ गए, वहां पर केवल साइन पॉजिटिव का रहता है और कोसेक पॉजिटिव का रहता है। मैं बोलूं तो साइन पॉजिटिव का कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी? कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी? जो साइन 0 की होगी, लेकिन इस कंडीशन में मेरा जो मान निकलेगा साइन 180 वो माइनस का 1 निकलेगा, तो टाउ बराबर माइनस के आर एफ, कितना? माइनस के आर एफ, बोलो तो नेगेटिव का होगा, नेगेटिव का होगा तो मैं बोल सकता हूं मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। कहां होगा? न्यूनतम होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बल आघूर्ण कहां पर न्यूनतम होता है, या फिर किस कंडीशन में न्यूनतम होता है? जब थीटा बराबर 180 दिया होता है, विपरीत की कंडीशन होती है, तब मेरा बल आघूर्ण कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तो उम्मीद करता हूं इस स्लाइड से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको माइंड में छप गए होंगे, माइंड में छप गए होंगे। ध्यान रखना, आज बल आघूर्ण को जड़ से खत्म कर दूंगा। कहां से क्वेश्चन को लाएगा? जल बल आघूर्ण का एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं बल आघूर्ण का, कोई भी नहीं रहेगा, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के फोड़ूंगा यहाँ पे। तो देख अगली स्लाइड पे क्वेश्चन को देख। सबसे पहले ये वाली स्लाइड क्लियर, टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा, थीटा बराबर 0, साइन 0 की वैल्यू 0, टाउ बराबर 0, थीटा बराबर 90, लंबवत की कंडीशन, साइन 90 की वैल्यू 1, टाउ बराबर आर एफ पॉजिटिव बोलू तो मैक्सिमम, थीटा बराबर 180, माइनस के आर एफ निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा तो मिनिमम होगा। क्लियर। अब देख इसी टाउ से
इसी टाव से शुरुआत कराई थी। जब मैंने आपकी टाव से बल आघूर्ण की जब शुरुआत कराई थी तो मैंने एक बात बताई थी कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, जितनी डिस्टेंस ज्यादा उतना ही मेरा टॉर्क क्या होगा, कम होगा, बल आघूर्ण कम लगाना पड़ेगा। तो देख, सबसे पहला केस नंबर फर्स्ट ये है इसकी निर्भरता को लेकर, डिपेंडेंसी लेकर, निर्भरता को लेकर है। क्या है? निर्भरता लेकर, यानी कि डिपेंडेंसी क्या है, बल आघूर्ण की डिपेंडेंसी कहां पर होती है? तो देख, बल आघूर्ण की डिपेंडेंसी होती है आर पे। किस पे? आर पे। बोलो तो डिस्टेंस पे। किस पे? डिस्टेंस पे। यानी कि ये आर पर निर्भर करता है, आर पर निर्भर करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? मैंने हेड पंप वाला एग्जाम्पल दिया था कि हेड पंप से हत्थे की डिस्टेंस ज्यादा होती है तो हत्थे के जो किनारे पे पकड़कर हम एक हाथ से हत्था चलाते हैं तो हमारा पानी निकलता है। लेकिन अगर उसी वहीं पे अगर हम थोड़े ऊपर को हत्थे को पकड़ के चलाएं तो हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि वहां पर उसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, डिस्टेंस कम हो जाती है, इस वजह से वहां पर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा टॉर्क है वो त्रिज्या के यानी कि रेडियस बोलूं तो यानी कि डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, बिल्कुल, टॉर्क मेरा डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा तो मेरा टॉर्क कम हो जाएगा, अगर मैं वहीं पर डिस्टेंस को कम कर दूंगा तो मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा, मेरा टॉर्क बढ़ जाएगा। तो ये जो है बल आघूर्ण है वो रेडियस या बोलूं तो डिस्टेंस पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर मेरी डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बल आघूर्ण टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। अगर मेरी डिस्टेंस कम होगी तो बल आघूर्ण क्या होगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये इसका डिपेंडेंसी को लेकर क्वेश्चन था, डिपेंडेंसी आपको याद रहनी चाहिए यहीं पर। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, केस नंबर 2 जो है वो है इसका एग्जाम्पल, वो है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है हेड पंप के हत्थे अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं, अधिकतम दूरी पर लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है खिड़की के कब्जे या फिर कुंदी अधिकतम दूरी पर लगाई जाती है, अधिकतम दूरी पर लगाई जाती है। यानी कि खिड़की या जो भी हमारा घर पे खिड़की या किवाड़ होते हैं उनकी कुंडी कब्जों से कुछ अधिकतम दूरी पर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस होती है कब्जे से उस कुंडी तक की जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, और डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, और हम कुंडी को आसानी से लगा सकते हैं, कुंडी को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये होता है उनका लॉजिक, ये होता है उनका लॉजिक। इसी के साथ मेरा ये है बल आघूर्ण टॉपिक होता है समाप्त, खत्म, खलास। बल आघूर्ण हमने इस क्लास में समझा है क्या होता है बल आघूर्ण। अब इसको समाप्त करके मैं चलता हूं अगले टॉपिक पर, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम को समझाता हूं। तो इतना क्लियर, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला मेरा टॉपिक है रोटेशनल मोशन का। अगला जो टॉपिक है वो है मेरा क्या? एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। क्या कहते हैं? कोणीय संवेग। क्लियर? कोणीय संवेग। देख वही बात, कोई नया टॉपिक। सबसे पहले काइनेमैटिक्स पकड़ो, काइनेमैटिक्स को। यहां पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं तो काइनेमैटिक्स में भी कोई ना कोई पढ़ा होगा क्या? मोमेंटम, संवेग।
क्या पढ़ा होगा, संवेग पढ़ाया होगा। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मैं काइनेमैटिक्स का पूरा कॉपी पेस्ट कराऊंगा, यानी कि मैंने वहां पर क्या पढ़ाया था, मोमेंटम, संवेग पढ़ाया था। और घूर्णन गति में क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। देख एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एल से। एल बराबर हमारा होता है, एल बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्लियर। सर जी हम इसको समझेंगे कैसे, मेन कारण हम इसको समझेंगे कैसे। देख अभी मैंने आपको अभी एक एग्जांपल पढ़ा के आया हूं टॉर्क का। किसका, टॉर्क का। टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता था, यही होता था ना। क्लियर। देख टॉर्क मैंने बताया, टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण, यानी बल का आघूर्ण। किसका, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण। क्लियर। यहां पर मैं क्या पढ़ रहा हूं, कोणीय संवेग, यानी कि संवेग का आघूर्ण, कोणीय संवेग। बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण, और संवेग का आघूर्ण, कोणीय संवेग। संवेग का आघूर्ण, कोणीय संवेग, और बल का आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण। क्लियर। देख इतनी तो बात पता चल गई कि बल संवेग का आघूर्ण क्या कहलाएगा मेरा, कोणीय संवेग। क्या कहलाएगा, कोणीय संवेग। ठीक। क्या मैं यहां से अगर वेक्टर को हटाता हूं तो क्या आर पी क्रॉस को हटाने पर साइन थीटा लगा देता हूं, ये मेरा जनरल फॉर्मूला निकला। किसका, कोणीय संवेग का। ये जो फॉर्मूला था वो मेरे लाल वेक्टर फॉर्म में था, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। एल बराबर आर पी साइन थीटा, एल बराबर आर पी साइन थीटा जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला। देख सबसे पहला नोट पॉइंट, सबसे पहला नोट पॉइंट वही इसका यूनिट, यूनिट को लेकर और डायमेंशन को लेकर, यूनिट को लेकर, डायमेंशन को लेकर और राशि को लेकर। सबसे पहला नोट पॉइंट, मुझे इसकी यूनिट बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में भर दो। क्या होता है इसका यूनिट और क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। देख आर क्या है, डिस्टेंस मीटर, और पी क्या है, संवेग, मोमेंटम। पी बराबर एमवी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर बट्टे सेकंड, यानी कि केजी मीटर बट्टे सेकंड किसका यूनिट है, एल का। बोलो तो एंगुलर मोमेंटम का सॉल्व करने पर मीटर इंटू मीटर, यानी कि केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और बट्टे सेकंड, सेकंड बट्टे सेकंड। क्लियर। क्लियर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूंगा, लेकिन यहीं से मुझे एक इसकी सीजीएस यूनिट और बता दो, यहीं से मुझे इसकी सीजीएस यूनिट और बताओ। केजी का ग्राम, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड का सेकंड। ये इसकी हो गई क्या, सीजीएस यूनिट, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक। क्लियर। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो केजी क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि m1, और मीटर एल, L2, और नीचे टी यानी कि m1 L2 टी की पावर -1। इसका क्या निकला, डायमेंशन फॉर्मूला निकला। मैं कह सकता हूं +12 -1, इसकी क्या होगी, ट्रिक होगी। क्या होगी, ट्रिक होगी। +12 और -1 इसकी ट्रिक होगी डायमेंशन फॉर्मूला की। क्लियर। अगर मैं राशि की बात करूं तो ये जो राशि है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। क्योंकि हमारी मोमेंटम सदिश राशि है तो एंगुलर मोमेंटम भी राशि सदिश होगी, लेकिन सदिश में भी अक्षीय सदिश है। कैसी है, अक्षीय सदिश राशि है। कैसी राशि, अक्षीय सदिश राशि है। क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन ये है, राशि सदिश है तो डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन होगी आर वेक्टर और पी वेक्टर के लंबवत, आर वेक्टर और पी वेक्टर के लंबवत होगी इसकी डायरेक्शन। कहां होगी, आर वेक्टर और पी वेक्टर के इसके लंबवत होगी डायरेक्शन। क्लियर।
इतना पढ़ लिया कि कोणीय संवेग होता क्या है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है और राशि कैसी होती है। क्लियर। अब ये राशि होती है सदिश राशि, डायरेक्शन भी पढ़ ले। क्या इस राशि की डायरेक्शन निकालने के लिए कोई नियम है? राशि की डायरेक्शन निकालने के लिए कोई नियम है? जी हाँ, इसकी जो डायरेक्शन निकालने के लिए नियम का काम आता है दाएं हाथ का पेच का नियम। दाएं हाथ का पेच का नियम यानी कि दाएं हाथ के पेच के नियम से हम इसकी डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या कह रही है, क्या बोल रही है, किस डायरेक्शन में है। तो हम दाएं हाथ के पेच के नियम से इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतना बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब बारी है इसके क्वेश्चन की। ध्यान रखना, पिछली बार इसकी डायमेंशन पूछी थी, क्या होती है कोणीय संवेग की डायमेंशन विमा। क्लियर। अब मैं इसके क्वेश्चन को फोड़ता हूं, तो देख सबसे पहले नोट पॉइंट जो मैंने अभी कराया था वो यहां पर लिखना चाहता हूं। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर यानी कि केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड, केजी मीटर बट्टे सेकंड। सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो जो सीजीएस यूनिट निकलेगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड। क्लियर। अगर मैं इसकी डीएफ की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं तो m1 L2 t की पावर माइनस k1। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इसकी ट्रिक होगी प्लस के 12 माइनस के 1। अगर मैं इसकी राशि की बात करूं तो ये जो मेरी राशि है सदिश में भी कौन सी सदिश है, अक्षीय सदिश राशि है। कैसी, अक्षीय सदिश राशि है। जब ये राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, दिशा होगी मेरे लाल आर वेक्टर और पी वेक्टर के लंबवत अगर डायरेक्शन आर और पी के लंबवत होगी तो निकाल सकते हैं हम दाएं हाथ के पेच के नियम से। किससे, दाएं हाथ के पेच के नियम से। क्लियर। इतनी थी इसकी बेसिक सी बात। ठीक है, अब मैं चलता हूं केस नंबर फर्स्ट पे। केस नंबर फर्स्ट मेरा ये कहता है थीटा बराबर 0 यानी कि समांतर की कंडीशन में मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो L बराबर आरपी। पहले इस फॉर्मूले को मैं और डिजाइन कर सकता हूं, इस फॉर्मूले को कि L बराबर R और चूंकि P बराबर होता है mb, क्या होता है, P बराबर होता है mb। जब mb होता है तो मैं यहाँ पर mv रख सकता हूं और साइन थीटा रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं, साइन थीटा रख सकता हूं। ये मेरा और फॉर्मूला निकला यानी कि L बराबर R mv साइन थीटा। इतना। इस फॉर्मूले से भी तुम डायमेंशन या यूनिट निकालोगे तो यही निकलेगा। ये क्या है, दूरी मीटर, ये क्या है, द्रव्यमान केजी, और ये क्या है, वेग मीटर बट्टे सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड। देख, इतना क्लियर। जब मैं थीटा बराबर 0 रखूंगा तो L बराबर R mv साइन थीटा की जगह साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0 तो मल्टीप्लाई 0। L0 कहाँ होगा, 0 की कंडीशन में। क्लियर। केस नंबर 2 की बात करूं, थीटा बराबर 90 यानी कि लंबवत की कंडीशन। देख, L बराबर R mv साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 तो R mv। क्लियर। पॉजिटिव का होगा और मैक्सिमम होगा। कहां पर होगा मैक्सिमम, एंगुलर मोमेंटम थीटा बराबर 90 पे। केस नंबर में थर्ड की बात करूं, थीटा बराबर 180 यानी कि विपरीत की कंडीशन। किसकी कंडीशन, विपरीत की कंडीशन दे दे तो L बराबर R mv साइन 180 और साइन 180 की वैल्यू माइनस R mv बोलूं तो नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव। यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो मैं बोल सकता हूं न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब है ये मिनिमम है। कैसी है, मिनिमम है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए।
एंगुलर मोमेंटम कब जीरो होगा, थीटा बराबर जीरो। एंगुलर मोमेंटम कब अधिकतम होगा, थीटा बराबर 90। एंगुलर मोमेंटम कब न्यूनतम होगा, थीटा बराबर 180। क्लियर, इतने क्वेश्चन क्लियर। ये इसका फॉर्मूला बताया, ये इसका एक और डिजाइन करके फॉर्मूला बताया। क्या मैं इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूले को डिजाइन कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और वहां से मिलेगा बिल्कुल बापू लेवल का क्वेश्चन। देख, एल बराबर ए आर एम वी साइन थीटा होता है। क्या जब मैंने सीएम बोलूं तो सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था v इक्वल ओमेगा आर होता है। तो एल बराबर आर एम और v की जगह ओमेगा और आर साइन थीटा। एल बराबर आर और आर स्क्वायर एम ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसे, देख, अगर मैं एल की बात करूं तो ये डिपेंड करता है ओमेगा पर, एंगुलर वेलोसिटी पर। एंगुलर वेलोसिटी पर जितना एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा उतना ही मेरा क्या, एंगुलर मोमेंटम ज्यादा, कोणीय संवेग ज्यादा। तो एंगुलर मोमेंटम के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। पहला एल बराबर आर पी साइन थीटा, दूसरा एल बराबर आर एम बी साइन थीटा, तीसरा एल बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा। तो मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बताए हैं, इसकी बेसिक जानकारी बताई है, कहां से क्वेश्चन बनता है ये भी मैंने बता दिया। तो आज मैंने 2 टॉपिक को खत्म किया है। मैं बात करूं तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल की क्लास में। अगर क्लास में दिल से अगर मजा आया हो, फील हुआ हो फिजिक्स में कि क्या होता है वाकई में ये, तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, हर ग्रुप में फैला दो कि हो चुका है डिफेंस में फिजिक्स का आगाज, हो चुका है डिफेंस में फिजिक्स का आगाज। अब युद्ध बदलने की बारी है, अब हो चुका है फिजिक्स का आगाज, रही युद्ध बदलने की बारी है। बहुत कर लिया लोगों ने बदनाम, लेकिन अब फिजिक्स फोड़ने की बारी है, अब फिजिक्स फोड़ने की बारी है। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं, मिलूंगा कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।